Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Zinia from STEM International और इंग्लिश बुक 7 का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और अब इट्स टाइम कि हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें ऑफिशियली. सो वी आर गोना जंप इनटू दैट द फर्स्ट पोर्शन जिसमें MCQs, ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, रीड एंड रिस्पॉन्ड, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स और फिर वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं अपने लास्ट चैप्टर 12 की और फर्स्ट पोर्शन इज़ व्हाट वी आर गोना लुक इनटू. स्टार्ट करेंगे MCQ से. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज़ वेयर वाज सना प्लेइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के शुरू में सना कहाँ पे खेल रही थी? वाज इट इन द पार्क में, इन हर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में, इन द कोर्टयार्ड, अपने कोर्टयार्ड में, या फिर ऑन द रोड, या फिर सड़क पर. तो वी हैव स्टडीड कि इट वाज इन द कोर्टयार्ड, देयरफॉर द थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन. What did सना ड्रॉप ऑन द ग्राउंड? और सना ने जो है वो फर्श पे क्या चीज़ जो है वो गिरा दी थी? Was it पेपर, कागज़ गिराए थे, रैपर गिराया था, बॉटल थी कोई, या फिर बैग था, बस्ता था अपना. इट वॉज अ रैपर एंड दैट टू ऑफ ए पैकेट ऑफ चिप्स. फिर उसके बाद आता है व्हाट प्रॉब्लम डिड सना एंड हर फ्रेंड्स नोटिस इन द पार्क. सना और उसके दोस्तों ने पार्क में क्या मसला जो है वो नोटिस किया था? वॉज इट ब्रोकन स्विंग्स? क्या वहाँ के स्विंग्स टूटे हुए थे? वॉज इट लाउड नॉइज़? क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था? वॉज इट गार्बेज एंड बैड स्मेल? क्या वहाँ पे कूड़ा था और गंदी बदबू थी? या फिर इट वॉज लैक ऑफ वाटर? या वहाँ पे पानी की किल्लत थी या कमी थी? इट वॉज गार्बेज एंड बैड स्मेल, राइट? सो द थर्ड वन इज़ राइट ऑप्शन. हु सजेस्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द पार्क? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो पार्क को जो है वो साफ़ करेगा? अरहम ने, सनाज मदर, वॉज इट फ़ायज़ा और वॉज इट सना? अरहम ने किया था, सना की माँ ने किया था, फ़ायज़ा जो उसकी दूसरी दोस्त थी, या फिर सना ने खुद? तो सना ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली और उसी की वजह से अरहम और उसकी जो दोस्त थी वो भी साथ मिल गए. एंड द लास्ट इज़ व्हाट मैसेज डिड द चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू पोस्टर्स? पोस्टर्स के ज़रिए बच्चों ने जो है वो क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाया था? वॉज इट नंबर 1 सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए, नंबर 2 स्टॉप नॉइज़ पोल्यूशन, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है मतलब शोर बहुत ज़्यादा हो तो क्या उसको कम करें, या फिर वी वांट क्लीन एयर, हमें साफ़ हवा चाहिए, या लास्टली सेव द नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाए. सो एज वी हैव सीन इन द पिक्चर्स एज वेल जो कि चैप्टर के टेक्स्ट के साथ थी, दैट इज़ कि वी वांट क्लीन एयर इज़ द राइट आंसर. सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन. नाउ वी मूव ऑन विद द फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें पहला आता है सना केयरलेसली ड्रॉप द एम्प्टी पैकेट ऑन द डैश एंड कंटिन्यूड प्लेइंग. तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इन द वेरी बिगिनिंग कि शी ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड एंड कंटिन्यूड प्लेइंग. फिर आता है सना वाज शॉक्ड टू सी डैश स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर. ये जब वो खेल के वापस जाती हैं तो आपको याद होगा कि फिर उसके बाद एकदम शी सेज कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और फिर वो अपने कमरे को भागती है सना और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि हर जगह जो है वो कागज़ बिखरे हुए थे. सो शी वाज शॉक्ड टू सी पेपर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर. देन द पार्क हैड ग्रीन ग्रास, अ जॉगिंग ट्रैक एंड ए डैश. पार्क में 3 चीज़ें थीं वो भी हमने पढ़ी. एक तो घास थी वहाँ पे हरी, दूसरा जॉगिंग ट्रैक था और एक प्ले ग्राउंड था. तो यहाँ पे आएगा प्ले ग्राउंड. देन सना एंड हर फ्रेंड्स टोल्ड पीपल दैट पाइल्स ऑफ गार्बेज कैन स्प्रेड डैश. तो उसने जो है वो अपने दोस्तों को ये भी बताया कि ये जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कहीं पे तो उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं. सो व्हाट वी आर गोना राइट ओवर हियर इज कैन स्प्रेड डिजीजेस. एंड देन नेक्स्ट वी हैव इंस्पायर्ड बाय द चिल्ड्रंस एफर्ट्स मैनी पीपल फ्रॉम द नेबरहुड डैश टू हेल्प. बच्चों की इन कोशिश को देखते हुए बहुत से लोग जो नेबरहुड में थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वॉलंटियर करेंगे हेल्प करने के लिए. सो नेबरहुड वॉलंटियर्ड टू हेल्प. नाउ वी कम टूवर्ड्स शॉर्ट आंसर्स और उसमें सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स हमने बनाने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड सनाज मदर नॉट स्कोल्ड हर इमीडिएटली? मामा ने उसको एकदम जो है वो क्यों नहीं डांटा था उसी टाइम जब उसने जो है वो पैकेट ऑफ चिप्स का जो रैपर था वो नीचे गिराया था? दैट वाज बिकॉज उसकी मामा ने उसे एक चीज़ पूरी की पूरी समझानी थी कि किस तरह से जो है वो उसका ये किया इफ़ेक्ट कर सकता है बाकियों को. इसलिए उन्होंने सोचा कि वो जाके उसके कमरे में जो है वो कागज़ उसी तरह से रखेंगी ताकि सना को महसूस होगा और समझ आएगी कि उसने जो किया है वो कितना गलत है. नंबर 2, हाउ डिड सना रिएक्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हर मिस्टेक? और जब उसको सना को अपनी जो है गलती का पता चल गया, रियलाइज़ हो गई, तो फिर सना ने क्या रिएक्ट किया था? उसने ये तो नहीं कहा था कि नहीं मैं नहीं मानती और ऑल दैट, बल्कि सना ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया. एक तो उसने अपनी शर्मिंदगी भी फील की कि हाँ उसने गलत किया है और फिर उसके बाद उसने वो रैपर उठा के जो है
पहले तो उसने विंडो से बाहर फेंकना जो है वो चाहा, लेकिन उसकी मामा ने उसे रोक दिया कि स्ट्रीट्स को या सड़कों को भी घर की तरह ही ट्रीट करना है। तो फिर उसने शर्मिंदगी से जाके डस्टबिन में अपना पेपर जो था पैकेट वो गिरा दी। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड सना एंड हर फ्रेंड्स सी इन द पार्क, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू अबाउट इट। तो सना और जब उसके दोस्त जो हैं वो पार्क पहुंच जाते हैं तो तब वो वहाँ पे क्या देखते हैं और फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये भी हम देख चुके हैं कि सना और उसके दोस्त जैसे ही ये डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें क्या खेलना चाहिए, तब ही उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बुरी बदबू जो है वो महसूस होती है। और फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे दीवार के साथ जो है कूड़ा इकट्ठा हुआ है। कुछ जो है वो बंद है बैग्स में, शॉपर्स में, लेकिन बहुत ढेर सारा कूड़ा जो है वो एज इट इज़ बाहर फैला पड़ा। और फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मिल के जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमने यहाँ से ये चीज़ साफ़ करनी है। नेक्स्ट वी हैव इज़ कि व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। तो हम इस कहानी से सीखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस भी हों चाहे, हम वहाँ पे ओपनली चीज़ें नहीं गिरा सकते, नहीं रैपर्स फेंक सकते, बल्कि हमें जो है जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, घर को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हमें बाकी जगहों को भी ट्रीट करना चाहिए। और अगर नहीं करते और सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं और हेल्थ और हाइजीन इफ़ेक्ट होते हैं। लास्ट इज व्हाट शुड वी डू इफ़ वी सी लिटर। लिटर अगेन हमने पहले भी देखा, लिटर का क्या मतलब है, कूड़ा किरकिट अगर कहीं पे गिरा हुआ है और अगर हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे गिरा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हमें उसको जो है वहाँ से साफ़ करने का जो है वो इरादा बना के उधर से साफ़ करना चाहिए। चाहे आप अपने साथ जो है बाकी लोगों को भी शामिल करें, या अगर आपसे खुद से मैनेज हो सकता है तो आप अकेले भी उसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज 132। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अल्फाज और मुश्किल अल्फाज और साथ ही उनके जो मानी हमें दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ कोर्टयार्ड, और उसका मतलब है एन ओपन एरिया सराउंडेड बाय ए बिल्डिंग। कोर्टयार्ड क्या होता है, एक खुला सा एरिया हो जो कि एक बिल्डिंग से सराउंड हुआ हो, मतलब उसके इर्द गिर्द चारों ओर बिल्डिंग है और बीच में वो खुला मैदान है जहाँ पे आप खेल सकते हो, बैठ सकते हो, जो भी करना करें, तो इस जगह को कोर्टयार्ड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ केयरलेस, मतलब नॉट पेइंग अटेंशन और बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। केयरलेस बिहेवियर वो होता है जहाँ पे आप अटेंशन नहीं देते, किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे होते और इररिस्पॉन्सिबल होते। द थर्ड वन इज स्टेंच। स्टेंच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत ही तेज़ बदबू जो होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्टेंच का। नेक्स्ट है गार्बेज। गार्बेज क्या है, वेस्ट मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेस्ट हो, जो कि फेंकनी हो, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उसको जो है वो गार्बेज कहा जाता है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब शोइंग केयर एंड ड्यूटी कंडीशंस, हाँ एंड ड्यूटी। तो शोइंग केयर एंड ड्यूटी इसका मतलब है कि एक तो आप में एहसास है किसी चीज़ के बारे में, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में एंड ऑल दैट, या फिर आपकी कोई भी टास्क को एहसास होना चाहिए। और दूसरा ड्यूटी, आप ड्यूटी समझते हो कि आपको उस चीज़ के लिए जो है वो कोई ना कोई काम ज़रूर करना है। सो इस तरह के बिहेवियर को हैविंग अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहते हैं। देन वी हैव हाइजीन। हाइजीन का मतलब कंडीशंस दैट हेल्प मेंटेन हेल्थ। कोई भी तरीका, कोई भी काम जो कि आपको आपकी सेहत मेंटेन करने में, बेहतर मेंटेन करने में जो है वो मदद दे, तो उसको हम हाइजीन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव वॉलंटियर्स। और वॉलंटियर्स का मतलब है पीपल हु ऑफर हेल्प विलिंगली। ऐसे लोग जो कि आपको खुद जो है वो अपनी ही डिसीजन की बेसिस के ऊपर आपकी मदद करते हैं, बग़ैर इस बात के कि उन्हें एंड पे या फिर इन रिटर्न क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो इस तरह से अगर कोई मदद करता है तो उसको वॉलंटियर करना कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन विद द रीड एंड रिस्पॉन्ड पार्ट। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास जी जनाब 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। असाइन 1 ग्रुप टू रीड अ फिक्शन टेक्स्ट एंड द अदर टू रीड अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट। अगेन एक फिक्शन टेक्स्ट जो है वो डिसाइड कर ले, एक ग्रुप फिक्शन टेक्स्ट पढ़ेगा, एक ग्रुप नॉन फिक्शन टेक्स्ट पढ़ेगा। आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स यूजिंग अ डिक्शनरी एंड कंपेयर देम विद द मीनिंग्स सजेस्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। फिर क्या करना है कि उन टेक्स्ट में से जिनके पास फिक्शन है वो उसमें से निकालेंगे और जिनके पास नॉन फिक्शन है वो उसमें से निकालेंगे वो अल्फाज जो कि आपने पहले नहीं पढ़े, जो कि मुश्किल हैं, और फिर उनका मतलब निकालना है डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए। और फिर उनका मीनिंग, हमने ये भी पढ़ा है 2 मीनिंग्स होते हैं, राइट, डेनोटेटिव और कंटेक्चुअल या फिर कॉनोटेटिव। तो उनके जो है वो मीनिंग्स देखने हैं और किस तरह कंट्रास्ट करेंगे कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है डिक्शनरी के अंदर और उसको टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ को।
ईच ग्रुप विल देन शेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ देयर रीडिंग विद द क्लास, और फिर हर ग्रुप जो है वो उसने जो भी पढ़ा है उसकी सबसे पहले तो समरी बनाएंगे और फिर कोई भी एक जो है वो उस समरी को दूसरे ग्रुप के साथ शेयर कर सकता है। Next, identify and discuss the theme and conventions of the chapter, collect key information from the text and narrate one incident from the chapter in your own words. Finally, read the text again, skim it carefully and write its main idea in your notebook using your own words. क्या क्या करना है? Identify करना और discuss करना है जो आपके chapter का, ये जो chapter हमने पढ़ा, इसकी main theme क्या थी, इसकी conventions क्या थी, और फिर आपने information इसके text में से निकालनी है और कोई एक incident, कोई एक part जो है इस chapter का वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसको अपने अल्फाज में जो है वो नरेट करना है, वो बाकियों को बताना है अपने अल्फाज में, जैसे आपको उसकी समझ आई, जैसे आप उसको बताना चाहेंगे। और फिर फाइनली आपने उस टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना है और उसमें से मेन आइडिया निकाल के अपनी नोटबुक में अपने ही अल्फाज में लिख लेना है। एंड देन वी मूव ऑन विद द लास्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन जो कि आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आज हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वर्ब्स एंड द सेम एक्शन। क्या मतलब इस बात का कि वर्ब्स तो मुख्तलिफ हैं लेकिन एक्शन एक ही है। डिफरेंट वर्ब्स कैन डिस्क्राइब द सेम एक्शन बट विद डिफरेंट मीनिंग्स और फीलिंग्स। मतलब मुख्तलिफ जो वर्ब्स हैं वो एक ही एक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन उसका या तो मीनिंग जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा या फिर उसकी फीलिंग, इंटेंसिटी उसकी जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास एक है द फर्स्ट वर्ब दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज क्राई। इसका मतलब है टू शेड टीयर्स और एक्सप्रेस सैडनेस। ठीक है, आंसुओं का बहना या फिर गम का इजहार जो है वो दैट इज़ बेसिकली जिसमें आंसू बहें आपके, दैट इज़ टू क्राई। और इसके सेंटेंस, इसका जुमला ये बन रहा है द बेबी बिगन टू क्राई व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय। जब वो बच्चा रोने लग गया जब उसका खिलौना गुम गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो फोर्स उसको अफसुर्दगी है, उसको अफसोस है कि उसका एक तो टॉय गुम गया है और दूसरा वो साथ साथ जो है वो उसके आंसू भी बह रहे हैं, तो इसको हम क्राई कहते हैं। द सेकंड वर्ब इज सॉब। सॉब का मतलब है टू क्राई नॉइजली विद शॉर्ट ब्रेथ। रोना, राइट, शोर वाला रोना और छोटी छोटी मतलब बीच में जो है ना वो आप सांस सही तरह से नहीं ले रहे, सांस बहुत मुश्किल से जो है वो आप ले रहे हो, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आ रहा और आप बहुत ही ज़्यादा रो रहे हो। सेंटेंस क्या है? शी सॉब्ड आफ्टर हेयरिंग दी सैड न्यूज़। ठीक है, तो इसके अंदर रोना तो है ही लेकिन उसमें ब्रीदिंग का एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया। देन वी हैव वीप। वीप भी रोना मतलब क्राई ही है लेकिन टू क्राई क्वाइटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, चुप करके जो है वो लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए रोते रहना, बिल्कुल चुप करके, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। सॉब में आपने देख रहा था कि आवाज़ थी। और सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे ही वेप्ट साइलेंटली ड्यूरिंग द इमोशनल सीन, कि जो कोई भी चीज़ वो देख रहा होगा या पढ़ रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा या फिर कोई कोई स्टोरी पढ़ा और उसमें कोई इमोशनल सीन है तो उसमें क्या है कि उसको रोना आ गया तो उसने बहुत मतलब चुप करके वो रोया, उसने कोई शोर वगैरह नहीं मचाया, आवाज़ नहीं निकली, किसी को पता नहीं चला। देन वी हैव बॉल। बॉल का क्या मतलब है? टू क्राई वेरी लाउडली, बहुत ऊंचा ऊंचा रोना हो तो उसको कहते हैं टू बॉल। सेंटेंस है द चाइल्ड बॉल व्हेन ही फेल एंड हर्ट हिज नी। बच्चा जैसे ही गिरा और उसके घुटने पे चोट लगी तो उसकी वजह से वो ऊंचा ऊंचा रोने लग गया, तो उसको कहते हैं बॉल। एंड देन लास्टली वी हैव याउल। याउल का मतलब है टू क्राई और शाउट लाउडली इन पेन और एंगर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं या तो दर्द की वजह से या गुस्से की वजह से भी जो है अगर बहुत ऊंचा ऊंचा चीखते हुए जो है वो इंसान रो रहा हो तो उसको हम कहते हैं टू याउल। द कैट याउल लाउडली व्हेन इट वाज ट्रैप्ड। जैसे ही जो बिल्ली है वो ट्रैप हो गई, फंस गई, तो वहाँ पे वो ऊंचा ऊंचा जो है चीखता हुआ रोने लग गई, राइट। Now we have one task to end this portion with, and that is to use a dictionary to find the meanings and write your own sentences using the given verbs to show different shades of meaning for the same action. डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है, नीचे दिए गए अल्फाज का मतलब ढूंढना है और उनको अपने अपने तरीके से whatever you want उस तरह से आपने इनके जुमले बना लेने हैं। और आपने इन वर्ब्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इनके जो डिफरेंट मीनिंग है, जो डिफरेंट एक्शन, सेम एक्शन होगा मतलब, लेकिन उसका मीनिंग, उसका मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, उसके अंदर इंटेंसिटी डिफरेंट आ जाएगी, उसमें फीलिंग डिफरेंट आ जाएगी, इमोशन डिफरेंट आ जाएगा एट्सेट्रा। तो उसको जो है वो क्लियर होना चाहिए जैसे ही आप उसका जुमला बनाते हैं। सो नंबर 1 इज़ फाइंड। वही अब डिफरेंट वर्ब आ रहा है लेकिन एक्शन एक ही होगा, टू फाइंड, टू लोकेट, टू डिग आउट, टू सर्च और टू डिस्कवर। सो या विद दैट वी एंड दिस वीडियो।
और इन स्टूडेंट्स तो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो माहौल को साफ़ सुथरा रखना और उसकी क्या अहमियत है और दूसरों तक क्यों वो सारा कुछ पहुंचाना चाहिए, सब कुछ रीइंफोर्स हुआ जैसे जैसे हमने वो सारे सवालात किए चैप्टर से रिलेटेड। और साथ ही साथ जैसे ही हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक ही तरह के एक्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो हमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहे होते हैं कि कोई एक्शन किस तरह से हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्राई वगैरह देखा, क्राई है, याउल है, बॉल है, सो एंड सो। और इसी तरह से जो है वो हमने टास्क भी देखी जिसके अंदर फाइंड, लोकेट, डिग आउट एट्सेट्रा के वर्ड्स हैं। दैट इज़ द टास्क विच इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन आई एम वेरी मच होपफुल कि आप कर लेंगे एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड अब मिलेंगे in the next video में next portion of this particular exercise. Till then, take care. Allah Hafiz.